हाय एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे जेईई एडवांस 2019 सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग पेपर 1 पे काम कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे काम कर लिया था। जिसमें सेक्शन 1 हमारा था सिंगल करेक्ट ऑप्शन, सेक्शन 2 था मल्टीपल करेक्ट मोर देन 1 वाले थे और उन दोनों में नेगेटिव मार्किंग्स थे। अब हमारे पास आता है पेपर 1 का सेक्शन 3, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक के लिए नंबर मिलता है आपको। टोटल जो मार्क्स होता है 18 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स। सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटीजर टाइप होते हैं और जो इंटीजर टाइप होते हैं वो विदाउट नेगेटिव होते हैं, मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं चलता है। और ये ध्यान देना है कि नंबर बोल रहा है ट्रंकेट या राउंड फॉर्म में आंसर करना होता है, जिसमें मात्र 2 ही डिजिट तक आंसर करना होता है। तो जब नेगेटिव नहीं है तो मेरे समझ से यह है कि इस सेक्शन का अटेम्प्ट हर एक स्टूडेंट को लेना ही चाहिए, है ना, क्योंकि छोड़ने से बेहतर है रिस्क लें। छोड़ने से बेहतर रिस्क लीजिए, क्योंकि क्या पता कि हो सकता है कि आप बनाएं और सही हो जाए। मन में एक कन्फ्यूजन रहे, उससे बेहतर है कि बना करके छोड़ दीजिए। अगर गलत होना रहेगा तो गलत हो जाएगा, सही होना रह जाएगा तो सही हो जाएगा, और अगर सही हो गया तो बल्ले बल्ले, है ना। चलिए, तो अब कहता है क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि B2H6 मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है B3N3H6, तीसरा है N2O, चौथा है H2SO3, पांचवा है H2SO8 और कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड। मतलब टोटल ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, टोटल ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जिसमें 2 सिमिलर एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसकी संख्या बतानी है। तो चलिए देखिए, पहला है B2H6, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरोन के नाम से बुलाते हैं, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरोन। दैट मीन्स ऐसे सवालों का जवाब हमेशा स्ट्रक्चर से देना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि IIT जेईई का पेपर हो या मतलब मेंस का पेपर हो, एडवांस का पेपर हो, स्ट्रक्चर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन जरूर ऐसे रहते हैं जो आपको परेशान करेंगे। अगर आपका स्ट्रक्चर बढ़िया है तो इनऑर्गेनिक सेक्शन का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हो स्ट्रक्चर पर मेहनत करो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है। यहाँ पर भी सवाल का जवाब स्ट्रक्चर से ही दिया जा सकता है, बिना स्ट्रक्चर का नहीं दिया जा सकता है। अब कहता है कि 2 सिमिलर एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो 2 सिमिलर एटम के बीच, यहाँ तो बोरॉन और बोरॉन के बीच एक हाइड्रोजन एटम आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बोरॉन एटम आ गया। सो ये सिमिलर एटम ऑफ के बीच काउंट नहीं किया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द डाइबोरोन स्ट्रक्चर। अब B3N3H6 का नाम होता है बोराजीन, या इसका दूसरा नाम है बोराजोल, या तीसरा नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसका स्ट्रक्चर दोनों ही बेंजीन की तरह होता है। देखो बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो देख लो 6 6 36 अच्छे 42, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 42 है। तो दिस बोराजीन इज सिमिलर टू बेंजीन, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बोराजीन या बोराजोल इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन। सो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब कहता है कि 2 सिमिलर एटम के बीच क्या बॉन्ड है, तो 2 सिमिलर एटम नहीं कहीं मिल रहा है, सो ये वाला भी नहीं सिलेक्शन में आएगा, कैंसिल। थर्ड आइए, नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम है लाफिंग गैस। अब कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड, कितना कोवैलेंट बॉन्ड, ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 सिमिलर एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर 2 सिमिलर एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, और मॉलिक्यूल है N2O4 डाइनाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो इसका 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक को हमने सिस नाम दिया, दूसरे को ट्रांस। दैट मीन्स एक को अनसिमेट्रिकल, दूसरे को सिमेट्रिकल। सिस और ट्रांस बस आपको समझने के लिए दिया गया है। सिस और ट्रांस के नाम से इसको नहीं बुलाते हैं, वास्तव में हम लोग अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल के नाम से बुलाते हैं। और अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो इस वाले का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा और इस वाले का डायपोल मोमेंट 0 मिल जाएगा, है ना। तो ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, और ये वाला सेक्शन आपका पोलर है। तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमको स्ट्रक्चर पर नहीं काम करना है, क्वेश्चन के अनुसार काम करना है स्ट्रक्चर के तहत नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। तो यस देखिए
सिमिलर एटम के बीच, दो सिमिलर एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो का मतलब होता है जब सल्फर सल्फर के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं थायो। तो देखो यहाँ पर कर रहा है, और सिमिलर एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है तो यस है, तो ये भी आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड, इसका जनरली कॉमन नेम है मार्शल एसिड्स, और करा दो सिमिलर एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है तो यस देखिए दिस इज पैरोक्सी लिंकेज, दिस इज पैरोक्सी लिंकेज। तो ये जो है यहाँ पर पैरोक्सी लिंकेज है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी होगा। दैट मीन्स कितने हो गए, तो 1 2 3 4, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4। दैट मीन्स टोटल 4 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें सिमिलर एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर इज 4। डिजिट में आंसर करना होता है, नेचुरल नंबर है, डेसिमल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आंसर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, करा एट 143 केल्विन, एट 143 केल्विन द रिएक्शन ऑफ HCF4, द रिएक्शन ऑफ HCF4 with O2F2 produces a xenon compound Y, और ये कितने पे 143 केल्विन पे हो रहा है। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताना है, नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल Y में टोटल लोन पेयर कितने हैं इसको काउंट करके बताना है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए Y में पता करना होगा कि Y का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और इस वाले का है -1, एक का है +4 और दूसरे का है -1। तो जब भी होगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, कौन, जेनॉन। तो जेनॉन जब ऑक्सीडाइज करेगा तो Y के फॉर्म में बना लेता है HCF6, क्या बनाएगा, HCF6 बना लेता है। तो Y के फॉर्म में HCF6 जब बनाएगा तो क्या करेंगे, अब इस HCF6 का पहला स्ट्रक्चर आप लिख लो। तो अगर हम लोग HCF6 का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसके पास एक लोन पेयर मिलेगा। दैट मीन्स अगर इसका स्टिक्स नंबर लिखें, इसका स्टिक्स नंबर कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 में 6 सिग्मा बॉन्ड और एक जो है लोन पेयर है, एक लोन पेयर है 6 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन्स 7। तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका हम लोग लिखेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, 3 3 6 और 1 7, sp3d3 दैट इज द HCF6। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा, अगर हम बाई ज्योमेट्री बात करें तो ये होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो स्ट्रक्चर, अब देखो इस सवाल के जवाब के अनुसार अगर हम लोग चाहें तो हम लोग को कोई ज़रूरत ये नहीं बनता है, ये कोई ज़रूरत नहीं बनता है कि हम लोग जो है आंसर करें स्ट्रक्चर बना करके, सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं कि एक फ्लोरीन पर, अगर यहाँ से भी चाहोगे जवाब दे सकते हो,
कि एक फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर, तो 6 फ्लोरीन पर आपका 18 लोन पेयर, और एक लोन पेयर है प्लस एक लोन पेयर किसका, जेनॉन का, तो कर दो टोटल 19 लोन पेयर। तो आंसर तो यहीं से हो गया। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो इसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखाया जा सकता है ना। तो स्ट्रक्चर से भी बना करके कर सकते हो, बिना स्ट्रक्चर बनाए कर सकते हो। स्ट्रक्चर बना करके करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट गलत नहीं होगा, और अगर बहुत स्ट्रांग हो कैलकुलेशन में, कंसेप्ट में, तो कोई बात नहीं। तो आंसर सीधे सीधे हमारा हो जाएगा कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, तो 19 लोन पेयर। अब देख लो 3 3 3 3 6 18 और 1 19, तो 19 लोन पेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, स्टिक्स नंबर निकल गया, और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बता दिया। स्ट्रक्चर ऐसे प्लॉट करेंगे, लोन पेयर कितने होंगे टोटल, ये अगर जेनॉन पे बोलता तो 1 लोन पेयर मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने इसका भी स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है एट 298 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17, और कहता है एक रिएक्शन है Fe2+ इन एक्वस फेजेस plus sulfide ion aqueous phases converts into ferrous sulfide, and ferrous sulfide is solid form when the equal volume of Fe2+ कहता है। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कितना, H2-, जिसमें Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.06 मोलर, और H2- सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 मोलर, और दोनों को मिक्स किया गया, मतलब मिक्सिंग किया गया, दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe, अब कहता है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ इज फाउंड टू बी, कितना मिलेगा, तो मिलता है Y इंटू 10 टू द पावर -17 मोलर। तो बताना है वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये y क्या होगा, इसी को सोल्व करके बताना है। अब ये जो आप देख रहे हो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, और इसको देखिए कहता है कि जब हम मिक्सिंग करेंगे तो लेट अस सपोज अगर 1 लीटर मान लेते हैं समझने के लिए, और ये भी 1 लीटर मान लेते हैं, तो मिक्स करने पर टोटल कितना हो जाएगा, 2 लीटर। तो सॉल्यूशन तो टोटल 2 लीटर हो गया। अब कंसंट्रेशन जब भी डिफाइन करते हैं 1 लीटर के रेस्पेक्ट में, तो मिक्सिंग के बाद जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो कंसंट्रेशन जो था 0.06 2 लीटर के हिसाब से, तो पर लीटर कितना हो जाएगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.03 लीटर में 1 लीटर के हिसाब से, और ये भी चला जाएगा 1 लीटर के हिसाब से कितना, 0.1 लीटर, क्योंकि 2 लीटर में इतना हो जाएगा। 2 लीटर का मतलब ये हो गया, 2 लीटर का मतलब ये हो गया, तो 1 लीटर का के लिए कितना कंसंट्रेशन। तो जब भी कंसंट्रेशन निकालते हैं तो पर यूनिट लीटर बात करेंगे 1 लीटर के हिसाब से। तो इनिशियल लिया गया इस हिसाब से 0.03, और ये आ गया 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, सॉलिड है। अब कहता है कि एट इक्विलिब्रियम, अब हम अगर इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो कहता है कि जब दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है तो ये जो बच रहा है इक्विलिब्रियम पर वो बच रहा है बाई इंटू 10 टू दी पावर -17 मोलर, ये बच रहा है। ये कितना है ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि Kc बराबर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 17। तो Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या लगाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 17 लगा देंगे। अब प्रोडक्ट सॉलिड फेज में है इसलिए 1 हो जाएगा, और रिएक्टेंट फॉर्म में कितना है, तो Fe2+ और क्या हो जाएगा H2- इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 17। अब यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू लेना है। अब देखो ये कहता है कि इस फ्रैक्शन में बहुत छोटा है, तो ये मानकर चलते हैं हम लोग कि ये लगभग ख़त्म हो गया, मतलब ये
पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। इसके रेस्पेक्ट में मान रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एक आसान सॉल्यूशन होगा। कहता है कि देखो यहाँ पर अगर इसको तोड़ के लिखते हो तो 10 टू द पावर 1 मतलब या 10 टू द पावर -7, तो ये तो 17 है, तो ये बहुत छोटा, इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल है, इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि पूरी तरह से कंज्यूम कर गया। तो जब कंज्यूम तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर, तो 1 मोल से कंज्यूम किया तो 0.03 मोल कितने से कंज्यूम करेगा, तो 0.03 मोल कितने से कंज्यूम करेगा ये पता कर लेते हैं। तो 0.3 मोल से कंज्यूम करेगा तो बच गया कितना, 0.07। तो इक्विलिब्रियम पर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन जो मिल गया हम लोग को, वो मिल गया Fe2+ को रहने दो, Fe2+ के लिए पता कर लेंगे हम लोग कितना होगा, और H2- का कंसंट्रेशन मिल गया 0.07 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 17 इतना मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो Fe2+ इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 0.07 और इसको लिख देते हैं 10 टू दी पावर -17। अब देखो 10 टू दी पावर -17 के टर्म में आपको डिमांड किया गया है, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो कितना मिल जाएगा, तो 16 बरियोतल से 112 और 1 2 3, तो 3 डिजिट इंटू 10 टू दी पावर -17, तो इसको लिख लो 1000 बटा 112 गुना 10 टू दी पावर -17 मोलर। तो यहाँ से आ जाएगा 8.88 और फिर चला जाएगा 99 2 898 इंटू 10 टू दी पावर -17 मोलर। अब कहता है कि यहाँ पे बोला गया ट्रंकेट फॉर्म में या राउंड ऑफ फॉर्म में देना है, ट्रंकेट फॉर्म में या राउंड ऑफ फॉर्म में देना है। तो देखो ट्रंकेट अगर आंसर होगा, ट्रंकेट आंसर अगर लिखोगे तो ट्रंकेट आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 8.92 इंटू 10 टू दी पावर -17 मोलर के हिसाब से लिखेंगे। और अगर राउंड ऑफ लिखेंगे आंसर तो ये हो जाएगा 8.93 इंटू 10 टू दी पावर -17 मोलर। अब तुम चाहो तो दोनों में से किसी आंसर को लिख सकते हो। तो जो y का वैल्यू हमको मिला वो तो आप 8.92 भी लिखोगे तो सही होगा और 8.93 भी लिखोगे तो सही होगा। दोनों ही केसेस में आपको राइट आंसर मिलेंगे। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिख रहा है सबको, नीचे दिख रहा है ना सबको, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है, ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल, देखो क्या लिख रहा है कि 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक सॉल्यूट घुलाया गया किसमें, तो क्या किया गया, डिजॉल्व किया गया, डिजॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम, अब कहता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज किया गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीजेज फ्रॉम 650 मिलीमीटर ऑफ Hg टू 640 मिलीमीटर ऑफ Hg। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब ΔTF बताना है इन केल्विन अपॉन एडिशन ऑफ द सॉल्यूट, क्या होगा यही फिल इन द ब्लैंक्स में है। और दिया हुआ है क्या, मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास दे दिया गया है 78 ग्राम पर मोल, ये सब वैल्यू दिया हुआ रहता है। और मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग
कांस्टेंट दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी पर मोल दे दिया गया है रेस्पेक्टिवली है। अब कहता है इसको बताइए क्या होगा, ध्यान दिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अब इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्ट देखना। कंसेप्ट इसमें क्या है कि जब भी सॉल्यूट, ध्यान देना कि सॉल्यूट आप दो टाइप का लेते हो, एक तो लेते हो वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना। अगर वोलाटाइल है तो वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, अगर नॉन वोलाटाइल है तो वेपर प्रेशर वो क्रिएट नहीं करेगा और घटाने का काम कर देता है। तो जहाँ पर नॉन वोलाटाइल रहता है, देखो जैसे वोलाटाइल रहेगा तो सॉल्यूशन जो होगा वो आइडियल या नॉन आइडियल के अनुसार प्रॉब्लम बनाओगे आप, वहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन अगर नॉन वोलाटाइल है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार प्रॉब्लम होगा। और अब इसमें ये देखना है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी बात करते हैं कि अगर नॉन आयोनिक है तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, और अगर वो आयनिक है तो आयनिक होने से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। और एबनॉर्मल वाले में आई का वैल्यू 1 नहीं होता है, नॉर्मल वाले में आई का वैल्यू 1 लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम बात करते हैं। तो ये नॉन वोलेटाइल है और नॉन आयोनिक है, दैट मीन्स ये हो गया एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो गया। और नॉन आयोनिक है, दैट मीन्स अब इसके अनुसार प्रॉब्लम बोल रहा है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो मैंने बोला वेपर प्रेशर क्या करेगा, ये क्रिएट नहीं करता है बल्कि और घटाने का काम कर देगा। तो वेपर प्रेशर चूंकि घटाएगा तो क्या करोगे आप, अब वेपर प्रेशर जब घटाने का काम करेगा तो उसके हिसाब से अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात करें, उसके कॉन्सेप्ट से बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगा दो RLVP, और RLVP के अनुसार एडवांस इक्वेशन क्या है इसका, तो P नॉट माइनस PS बाई PS इज इक्वल टू 1 फैक्टर I इंटू N2 बाई N1। 2 का मतलब हो गया सॉल्यूट और 1 का मतलब हो गया सॉल्वेंट। 2 का मतलब सॉल्यूट और 1 का मतलब सॉल्वेंट। तो P नॉट माइनस PS देखो पहले था 650, अब हो गया 640, घटता है तो क्या कर दोगे 650 माइनस 640 बटा 640 इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, तो I का वैल्यू देखो 1 ले लेंगे क्योंकि नॉन आयोनिक है, तो 1 इंटू N2 का क्या लोगे, तो W2, इसको क्या लिख सकते हो, अब देखो N2 को हम लिखते हैं, मोल को क्या लिखते हैं, मास बाई मोलर मास। तो W2 कितना हो जाएगा, तो W2 हमारा ये हो गया देखो W2, और ये हो गया हमारा W1, तो W2 हो गया 0.5। अब बाई मोलर मास, हमको सॉल्यूट का नेचर नहीं पता है, तो चूंकि सॉल्यूट का नेचर नहीं पता है तो उसका मोलर मास भी नहीं पता है। और क्या लिख लोगे 39, I/2 क्या हो जाएगा 78, 2 टाइम्स में कैंसिल, तो ये दोनों मिल जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा 10 बटा 640 गुना 1 बटा M2, तो ये कैंसिल, तो M2 बराबर मिल गया 64 ग्राम पर मोल। अब ये मिल गया 64 ग्राम पर मोल, तो अब इसको यूज़ कर लो यहाँ पे। अब यूज़ कैसे कर लोगे, तो डेल TF निकालने बोला है, देखो डेल TF निकालने बोला है, तो डेल TF बराबर क्या लिख लोगे, I इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1, यही लिखते हैं। तो डेल TF निकालना, I का वैल्यू तो 1 ही रह जाएगा, KF आपको दिया हुआ है 5.12, तो ये हो गया 5.12, W2 कितना है, तो 0.5 है इंटू 1000 बाई M2 कितना है, तो M2 आपका हो जाएगा कितना निकाले हम लोग 64, इंटू W1 कितना हो गया 39। अब ज़रा देखो इसको सोल्व आउट करो, ये हो गया 100 और यहाँ से ले लो 10, तो 1000 हो गया, 1000 कैंसिल हो गया, और 64 हटे मतलब 8 से 48, 8 से 32 3, 64 हटे 512, तो 8 में से 40 बटा 39, तो ये आ जाएगा 1.02 के लगभग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल TF, और केल्विन में यूनिट ले लेंगे हम लोग, तो डेल TF का वैल्यू कितना आ गया 1.02। तो ये राउंड फिगर में आप लिख लोगे, 2 डिजिट में 1.02 आप लिख लोगे, तो इस प्रकार से आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
केमिकल काइनेटिक्स का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके लिए चार्ट बनाना होगा था। काइनेटिक डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन है A प्लस B प्लस C बनाकर दे रहा है प्रोडक्ट। पहले हम लोग बना लेते हैं चार्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, C और इधर उसका रेट दे दिया गया है। 1 2 3 4 4 एक्सपेरिमेंट है। 0.2 0.2 0.2 बाई और इधर 0.3 और ये हो जाएगा 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 और 0.1 और ये है 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। देखो बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज़ के पूरे सॉल्यूशन को सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो सोल्व कर रहे हैं इसलिए कि ताकि दिक्कत ना हो, लेकिन जब भी आंसर करना होता है तो सिर्फ डिजिटेड आंसर करना होता है, आपको बनाना नहीं होता है। बनाना अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A, B एंड C इज फाउंड टू बी। कहता है कि अगला कंडीशन कह रहा है कि A का कंसंट्रेशन है 0.15, है ना, यूनिट वगैरह चलो लिख देते हैं। B का कंसंट्रेशन है 0.25 और C का कंसंट्रेशन है 0.15 और रेट जो इसके लिए मिल रहा है वो मिल रहा है y इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या होगा, ये y का वैल्यू का आंसर करना है कि y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो y का वैल्यू का जवाब देना है। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट बनाना चाहो डायरेक्ट बना सकते हो। तो अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो देखो कैसे बना सकते हो। अगर इसके अनुसार हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C कर सकते हैं। रेट नहीं पता है तो पावर x y z कर देते हैं और इसको मान लो इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। थोड़ा डायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान देना, सीख लेना अच्छे से। क्या करो, वैसे इक्वेशन को, दो इक्वेशन को डिवाइड करो। जैसे 3 डाटा है ना, तो 2 ऐसे उठाओ कि 2 डाटा कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि पावर तो सेम रहेगा। तो 2 डाटा कैंसिल हो जाए, वैसे इक्वेशन को पकड़ो जिससे 2 डाटा कैंसिल हो जाए। देखो कौन कौन ऐसे 2 डाटा हैं जो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो इसमें से एक ही डाटा कॉमन हो रहा है, ये दोनों वाले, अच्छा ये भी कॉमन हो रहा है और ये भी कॉमन हो रहा है। तो अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर लें तो 2 और 3 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0.2। अब जैसे ही 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो ये पावर सेम है, ये जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1/2 और इधर से आ जाएगा कितना, तो ये इससे पूरी तरह से कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1। और इस पर पावर देखो, इसके अलॉन्ग हमने x माना है और इसके अलॉन्ग हमने y माना है, इसके अलॉन्ग हमने z माना है ऑर्डर। तो ये कौन नहीं कटा, b नहीं कटा, मतलब y। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 1/2 टू दी पावर y इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 0। तो y का वैल्यू पावर कितना आ गया, 0। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू जो आ गया हम लोग को, इसके रेस्पेक्ट में आ गया हमारा ऑर्डर कितना, 0। तो b 0 ऑर्डर का हो गया। अब b 0 ऑर्डर का हो गया, अगर ये पता चल गया तो और आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। अब 2 डाटा फिर से सिलेक्ट करो, देखो 0.1 0.1 0.1 0.1, इधर 0.2 इधर 0.3। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। मतलब हम कर लेते हैं 1
सॉरी 2 तो ये माना 2 डिवाइडेड बाई 5 कर लो तो कितना हो जाएगा 0.2 बाई 0.3 मतलब 2/3 और इधर से 0.1 बाई 0.1 कैंसिल आउट, 0.1 बाई 0.1 कैंसिल आउट, बचा इधर क्या 6/9, इधर से 10⁻⁵ कैंसिल तो 6/9। अब देखो यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में हमने कितना माना था, x माना था तो x हो गया। अब ये हो जाएगा 2 तिया 6 3 तिया 9 तो 2/3 टू दी पावर x, इधर हो गया 2 टू दी पावर 3 पावर 1 मिल गया। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया 1। अब x का वैल्यू जब 1 आ गया दैट मीन्स x के रेस्पेक्ट में, इस x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मिल गया फर्स्ट ऑर्डर। चलो x मिल गया, y मिल गया, अब z निकालते हैं। z के लिए क्या डिवाइड होगा कोई वैल्यू डायरेक्ट, तो देखते हैं z के लिए अगर 0.2 है तो सब में है, ये दोनों में है, लेकिन फिर देखो यहाँ करना पड़ेगा तो कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर 0 है तो ये तो खत्म कहानी, क्योंकि किसी पर पावर 0 तो उसका आंसर तो 1 हो जाएगा उसका रिजल्ट। तो ये तो ऐसे ही समाप्त हो गया तो इसको सीधे ले लेते हैं। तो देखो ये दोनों कट जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा चूंकि 0 ऑर्डर में चला गया तो ये चला जाएगा 1/2, मतलब हम 3 और 4 को डिवाइड कर देते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 अगर कर लेते हैं तो 3 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये बच गया 1/2 टू दी पावर z और इधर से मिल जाएगा 6 मतलब 6/2। तो ये कितना हो जाएगा अगर इसको काटते हो डिवाइड करके तो 6/2 मतलब 1/2 और ये चला जाएगा 1/2 है और सॉरी 1/2 नहीं 12×5 = 60 ना, 12×5 = 60 हो जाएगा और ये कटेगा तो ये बच जाएगा नीचे 10 मतलब 5 दूनी 10 तो ये भी 1/2 आ जाएगा, 1/2 पावर 1। तो z का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो z आपका जो डिफाइन हो गया, z जो डिफाइन हो गया फर्स्ट ऑर्डर में, तो x हो गया फर्स्ट ऑर्डर में, y हो गया 0 ऑर्डर में, z हो गया 1 ऑर्डर में। हमको रेट लिखना है तो रेट निकलने के लिए k का वैल्यू तो पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि वो जो रेट दिया हुआ है किसी एक पार्टिकुलर को उठाओ सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लो हम इक्वेशन 2 से बात कर लेते हैं, फ्रॉम 2 अगर 2 से बात कर लेते हैं तो रेट बराबर हो जाएगा k इंटू a टू दी पावर x b टू दी पावर y लेते हो और c टू दी पावर z लिख रहे हो। तो अब यहाँ से सिलेक्ट कर लो आंसर। r का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -5 k। अब k अगर हम बात करें तो k तो हमको निकालना ही पड़ेगा तो k निकाल लेते हैं। a टू दी पावर x, अब a कितना है 0.2 और x का वैल्यू 1 है, i इंटू b कितना है 0.1 टू दी पावर 0 और c कितना आ गया फिर वो 0.1 तो 0.1 टू दी पावर 1। अब यहाँ से k निकल जाएगा आपका। अब देखो इसका वैल्यू 1, ये हो गया 0.1 तो मतलब हो गया k इंटू 0.2 और 0.1 मतलब 0.02 और r का वैल्यू आ गया 6 कर दो, 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 तो k बराबर जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको, इसको हम काट करके लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 तो इधर से इधर कटोगे तो 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा और इधर से 2 तिया 6 आ गया मतलब 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 k का वैल्यू आ गया। अब k का वैल्यू जब 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ गया तो अब उस हिसाब से हम लोग आसानी से निकाल रहेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी वे में हो जाएगा। अब इसके कंसंट्रेशन के अनुसार बात करना है तो रेट ऑफ इक्वेशन तो वही लिखेंगे। तो रेट बराबर, रेट निकालना है हमको तो रेट बराबर क्या हो जाएगा a टू दी पावर x था तो x के रेस्पेक्ट में 1, y के रेस्पेक्ट में 0 और c के और z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो 0.15 और k, सॉरी पहले k लिखो तो k इंटू a टू दी पावर x इक्वेशन लिख लेते हैं, b टू दी पावर y और c टू दी पावर z कर लेते हैं। अब यहाँ से कर लो क्या कि k इंटू a टू दी पावर x, अब a कहाँ है तो a का वैल्यू इसके लिए बात करना हमको तो सॉरी पहले k है ना, k इंटू 10 टू पावर -3 a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.15 और पावर 1 और b कितना हो जाएगा तो 0.25 टू दी पावर 0 क्योंकि 0 ऑर्डर का है और c 1 फर्स्ट ऑर्डर का है तो 0.15 टू दी पावर 1 कर लोगे आप। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये तो वैल्यू आपका 1 हो जाएगा कट कर करके तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ये मिल जाएगा आपको 15 गुने 15 10 टू दी पावर 4। अब 10 टू दी पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो तो 3 इंटू
कितना इसके पावर में लेना है ना, तो अगर हम इसको लिखते हैं 3 × 15 × 15, अब बाई अगर 100 कर देते हैं, इधर कर देते हैं 10⁻⁵, इसका टर्म में आ गया तो y मिल जाएगा। हमको सजाना था, सजा लेंगे। चलो 10 कर देते हैं ताकि काटने में कोई दिक्कत ना हो। 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, मतलब 9 × 27, 27/4 इंटू 10⁻⁵, तो y का वैल्यू 27/4। अब इस y का वैल्यू जो 27/4 आया है उसको तोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 6 × 24, तो 6 × 24 और 3 7 × 28, 5 × 20 इंटू 10⁻⁵। देखो y का वैल्यू ऑलरेडी आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो y चाहिए था, y मिल गया हमको 6.75। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लोगे इसको। अब हम लोग चलते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है और वो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। आपने एक चीज़ गौर किया कि इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा फिजिकल न्यूमेरिकल बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें चूंकि डिजिटेड है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा चांसेस, केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रॉब्लम आपको इसी के मिलने के फिजिकल्स के। एक ही 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से जाएगा, मतलब आप 6 में 3 सीधे सीधे फिजिकल कर रख लो। तो फिजिकल पर तो भाई अगर बात करते हो एडवांस की, तो एडवांस के लिए बात करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, है ना। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, कहता है स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब द कन्वर्सन P to Q। चलिए, एक है स्कीम 1 रिएक्शन की बात कर रहा है, हम लोग भी लिख लेते हैं। एनिलीन है और इसी को बोला गया है P, और ये कन्वर्ट कर रहा है Q में, और Q जो बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट बनाना है हमको। P2Q एंड R2S स्कीम 1 में ये है और स्कीम 2 में लिखेंगे, लेकिन पहले रिएजेंट लिख दिया है भाई, रिएजेंट। अब देखो ऑर्गेनिक में सबस्ट्रेट से ज़्यादा बड़ा रोल होता है रिएजेंट का। जिस स्टूडेंट को नेचर ऑफ रिएक्शन या फिर आपको रिएजेंट वगैरह अच्छे से माइंड में अगर सेट है तो उसका कन्वर्सन बहुत इजी होगा। लेकिन एक बात का ये खास तौर पे ख्याल रखिएगा, कि कन्वर्सन, दैट मीन्स कन्वर्सन में जो रिएक्शन होते हैं रिएजेंट वगैरह तभी याद होंगे आपको जब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सन पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कन्वर्सन पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। और ये मेरी सिर्फ वासनबाजी नहीं है, थोड़ा सा अगर ईमानदारी से जो लोग वर्क करते हैं उन्हें अच्छे से पता है, तो इस पर काम कीजिएगा ईमानदारी से, तब क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपको। थर्ड है H+ और फोर्थ है Br2CS2 273 केल्विन, और S जो बन रहा है वो मेजर बन रहा है। और एक स्कीम 3 है, वो बोल रहा है कि S का कन्वर्सन देना है T में, और T भी मेजर है, ठीक है। और पहले नंबर पे एजेंट है NaOH और दूसरे नंबर पे एजेंट बना दिया है Q को। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कन्वर्सन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। इसमें बहुत सारा चीज़ है, देखो चैप्टर एनिलीन से जोड़ दिया गया, बेंजीन से ले लिया गया और फिर कन्वर्सन बेस्ड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। कहता है कि स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब्स द कन्वर्सन ऑफ P2Q एंड R2S respectively. Scheme 3 describe the synthesis of T from Q and S. The total number of bromine atom in molecule of T is, तो total number of bromine atom जो होगा वो T में कौन कौन सा, कितने ब्रोमीन एटम होंगे T वाले में, मतलब कितने ब्रोमीन एटम हैं T मॉलिक्यूल में, ये बताना है हमको। तो अब उसके लिए छोटे से आंसर के लिए बड़े सा सॉल्यूशन। तो चलिए स्कीम फर्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? एनिलीन दिया हुआ है। एनिलीन दिया हुआ है, एजेंट है पहला वाला हमारा Br2H2O है और Br2 एक्सेस अमाउंट में। गौर करना,
देखो यहाँ पर भी Br2CH2 है और यहाँ पर भी Br2 है, तो ये जो एक्शन हो गया पोलर वाला और ये जो एक्शन हो गया वो नन पोलर वाला हो गया। एक एक्शन पोलर वाला और दूसरा नन पोलर वाला। पोलर वाला जो एक्शन होता है ऑर्गेनिक में वो सिमेट्रिकल एक्शन होता है, मतलब सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। और दूसरी बात एक्सिस भी दिख रहा है तो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होगा। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि ब्रोमीन कहाँ बैठेगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो इसके लिए आपको पता है कि यह जो क्या है, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है जिसकी वजह से आने वाला ब्रोमीन जो होगा वह इन सारे पे बैठेगा। ये ब्रोमीन बैठ गया। अब सेकेंड एजेंट क्या बोल रहा है? सेकेंड बोल रहा है NaNO2 HCl और 273 केल्विन। जरा इसको देख लो। अब ये वाला जो है, ये जो रिएजेंट है वो किसका है? तो डायजोनियम फॉर्मेशन एजेंट है। तो ये डायजोनियम फॉर्मेशन एजेंट है, तो डायजोनियम साल्ट बना लेंगे हम लोग यहाँ से, मतलब डायोनाइजेशन करवा लेंगे। तो डायोनाइजेशन करवाते हैं तो डायजोनियम सॉल्ट क्या लिखेंगे? N2+ और Cl है तो डायजोनियम क्लोराइड होगा। तो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो ऑफ डायजोनियम सॉल्ट बन गया आपका ट्राई ब्रोमो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मतलब ट्राई ब्रोमो डायजोनियम क्लोराइड बन गया। अब थर्ड वाले में क्या बोल रहा है? थर्ड में बोल रहा है कि जो दिया गया थर्ड वाले में वो दिया गया है CuCN और KCN। अब ये जो है आपका, ये कौन सा एजेंट है? तो ये वाला जो एजेंट है ये दिस इज सैंडमेयर एजेंट है, मतलब सैंडमेयर रिएक्शन देगा। सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन देगा। अब सैंडमेयर रिएक्शन के हिसाब से अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से पूरा हट जाएगा और CN जाकर के बैठ जाएगा। तो चलिए ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन गया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ग्रुप। अब कहता है ये 3 नंबर। चौथा नंबर कहता है कि वाटर। जब हम वाटर देंगे इसको, चौथे नंबर को वाटर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो CN का कन्वर्सन जो होता है कार्बोजिलिक एसिड में होता है वाटर के प्रेजेंस में। तो कार्बोजिलिक एसिड बना लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ से कार्बोजिलिक एसिड बना लिया, ठीक है। अब ये जो कार्बोजिलिक एसिड बनाया, अब यहाँ से बोल रहा है SOCl2 डालिए। SOCl2 और पायरिडिन एजेंट डाल दीजिए 5वें नंबर पे। तो SOCl2 का काम क्या होता है? SOCl2 का काम होता है कि OH को हटाएगा, OH को हटाना, OH को हटाना और इसका काम Cl को जोड़ना काम होता है, जोड़ना। OH को हटाना और Cl को जोड़ना। तो OH को यहाँ से हटा दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा COCl, Br, Br और Br। इस प्रकार से हमारा जो Q एजेंट है वो Q के फॉर्म में क्या बनेगा? तो Q के फॉर्म में हमारा बन गया COCl, Br, दिस इज Br और ये Br हो गया। तो ये हो गया स्कीम 1 का कन्वर्सन। अब अगर हम बात करते हैं स्कीम 2 का कन्वर्सन, तो स्कीम 2 के कन्वर्सन को देखते हैं। जो कि स्पेस नहीं है तो मिटाना पड़ेगा, और इधर क्वेश्चन है मिटा नहीं सकते, तो ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेट होकर करके। तो स्कीम 2 को अगर हम लोग देखते हैं तो स्कीम 2 क्या कहता है? स्कीम 2 कहता है कि जो हमारा R है एजेंट, ये R के फॉर्म में, मतलब बेंजीन है, इसको हमने दिया 1 नंबर पे ओलियम। ओलियम मतलब सल्फोनेशन होगा। ये जो होगा एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पड़े होंगे। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट
एसाइलेशन, फ्रैडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये 5 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप आके बैठेगा, मतलब SO3H ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग बैठा लेते हैं SO3H को। अब आता है दूसरे में NaOH। अब NaOH लेते हैं, तो NaOH को के साथ हिट देते हैं। तो जैसे ही NaOH में जाएगा ये फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। ये फिनॉल का प्रिपरेशन वाला रिएक्शन की ओर मूव कर रहा है और ये फिनॉल के प्रिपरेशन में पड़े हुए। तीसरा जो होता है वह H+ है। ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलोजिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कुछ क्वेश्चन, मतलब ये क्या किया है ना, तीनों चारों चैप्टर को जोड़ कर करके कन्वर्सन तैयार किया है, जो आपके 12th वाले सेक्शन है। अब H+ देंगे तो ये हटेगा, तो यहाँ से Na+ बाहर आ जाएगा और ये बना लेगा फिनॉल। तो इस प्रकार से हमारा बन गया फिनॉल। अब कहता है कि इस पर Br2CH2 डाल दीजिए आप। तो चौथे नंबर पे हम लोग डाल देते हैं Br2CH2। और ये जो है आपका, अभी मैंने बोला कि ये नॉन पोलर एजेंट है। टेम्परेचर कुछ भी हो उससे मतलब हमको नहीं है, नॉन पोलर एजेंट है तो ये बैठेगा। और बैठेगा कहाँ, तो ये देखो, ये भी मैंने बोला कि ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों खोज रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसके हिसाब से ऑर्थो पैरा, तो एक तो बनेगा पैरा ऑर्थो वाला पोजीशन पे जाएगा और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाले पे जाएगा। तो ये हो जाएगा, पैरा वाला ऑलवेज मेजर होता है और ये माइनर होता है। हमको क्या जवाब देना है? हम लोग को जो जवाब देना था वो मेजर वाला देना था, तो मेजर हमारा हो जाएगा S। तो S के फॉर्म में जो बनकर बाहर आ गया वो पैरा, मतलब पैराब्रोमोफिनॉल, दिस इज पैराब्रोमोफिनॉल बन गया। अब स्कीम 3 की ओर चलते हैं। स्कीम 3 क्या कहता है? देखिए स्कीम 3 क्या कहता है। स्कीम 3 कहता है कि जो S है, अब इस S पर NaOH और Q डालते हैं तो T बनता है। तो S के फॉर्म में कौन है, तो दिस इज S। तो चलिए ले लीजिए S को, OH हो गया और इधर से Br, और इस पर डाला गया NaOH। ये देखो एक बेस है और आपको पता है कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन चलेगा और उस एसिड बेस रिएक्शन के हिसाब से अगर हम बात कर लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि मुझे कन्वर्सन के तौर पे रिएक्शन को समझाने में दिक्कत ना हो। और ये बना लेगा फिनॉक्साइड आयन Na+। अब ध्यान देना कि अब इसको डाल दिया गया है Q दिया गया है। Q का मतलब हो गया COCl, Br और Br। ये क्या बनाएगा, अब इसको जरा समझा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझना। अब देखो क्या है ना कि ये रिएक्शन है आपका, ये एजेंट हो गया Br, O- ले लो, ठीक है, लोन पेयर फॉर्म में रहेगा, प्लस आपके साथ आ रहा है Br और देखो COCl। ध्यान देना क्या है ना कि देखो ये आपको पता है कि डेल माइनस होता है, डेल प्लस होता है, पोलर होता है। तो जैसे ही ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, अटैक करेगा, जब भी अटैकिंग होता है बैकग्राउंड से ही होता है, तो बैकग्राउंड का अटैकिंग दिखाते हैं हम लोग। तो अटैकिंग होगा तो ये यहाँ जाएगा और ये एक लिविंग ग्रुप है, तो उस वजह से ये फिर से रिवर्स करेगा और ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा। तो ये एक लिविंग ग्रुप है इसलिए हट रहा है, ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है इसलिए हटेगा, और हटेगा तो Cl को पूरी तरह से यहाँ से हटा दो और इसको जोड़ देंगे। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज Br OCO और ये बन गया
बी आर और बी आर। अब ज़रा देखो, ये पूरा एनसीईआरटी का ही कन्वर्सन है, नया बाहर से कुछ नहीं लिया है। अब इसमें बोला गया, क्वेश्चन में बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन मॉलिक्यूल टी। ये जो टी बना मेजर, यही टी है हमारा। इस टी में टोटल कितने ब्रोमीन एटम हैं? तो पहला, ये दूसरा हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो कितने हो गए? नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स जो हो गए वो टोटल 4 हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो बात किया, वो बात किया हम लोगों ने आईटी एडवांस 2019 का सेक्शन 3 जो इंटीजर टाइप है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि जब भी थोड़ा सा भी अगर कोई कन्फ्यूजन भी अगर गलती से क्रिएट हो जाए इन एग्जामिनेशन हॉल, इन दैट सिचुएशन रिस्क लीजिए, बनाइए, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2019 का एडवांस का तीनों सेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब जो हमारा अगला जो सॉल्यूशन जाएगा वो मेंस के लिए जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि कुछ ही दिन बाद आपका, मतलब एक ही दिन बाद फिर से मतलब जो है आपका मेंस का पेपर चालू हो रहा है। सो मेंस के लिए डालेंगे और एडवांस भी है तो एडवांस के लिए भी डालते हैं। एक सेक्शन डाल देंगे आपको, मतलब एक सेट मेंस के लिए डाल देंगे और बाकी जो है एडवांस के लिए डालेंगे। नीट के लिए भी सॉल्यूशन जा रहा है लगातार, आगे का सॉल्यूशन जैम के लिए भी जाएगा। अगर केमिस्ट्री और अच्छा करना है तो लगातार सारे सॉल्यूशंस को देखते रहिए, और अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जाए और आपको सारे आपका केमिस्ट्री में आप एक इन्हेंस कीजिए, एक अच्छा नॉलेज हो, आप अपने कंपटीशन को फाइट करें और निकालें। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।